Our next topic is rolling of disc and hoop down the inclined plane. ठीक है ना, यह कोई inclined plane है, यहाँ पे आप हुप और ये डिस्क। हुप क्या होता है, डिस्क क्या होता है? हुप एक रिंग जैसा होता है, इस तरह, जो अंदर से हालो होता है। तो वो एक सिलेंडर जो अंदर से एक हालो होता है, ये वाला, ये आपका हुप है। और डिस्क जो अंदर से फिल्ड होता है, ठीक है ना, ये अगर कोई सिलेंडर है जिस तरह ये है, लेकिन ये अंदर से फिल्ड है, ये ठीक है, ये अंदर से फिल्ड है। तो ये आपका हुप होगा, ये आपका डिस्क हुआ, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आएंगे तो उनके साथ जो काइनेटिक एनर्जीज जो होंगी वो क्या होंगी, क्या असर होगा, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटीज क्या होंगी, वो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कंसिडर फर्स्ट डिस्क। हम पहले डिस्क को लेते हैं, डिस्क लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जो डिस्क जब यहाँ पे इस तरह रोल होकर नीचे आएगा तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो यहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब वो नीचे आएगी तो लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दो हैं, एक तो वो सीधी यहाँ पे आ रही है, दिस इज नॉट ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और एक साथ इस तरह रोटेट होकर आ रही है, ठीक है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जीज हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जीज। तो यहाँ पे दो हैं। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh होता है। तो यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जी है, एक हाफ mv स्क्वायर तो ये एक ट्रांसलेशन में, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने प्रूफ किया, वो आई ओमेगा स्क्वायर है, अभी हमने प्रूफ किया हुआ है इससे पहले टॉपिक में, ठीक है। अभी हमने इसको प्रूफ कर दिया है, आई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। ये आप देखें जी, ठीक है। अच्छा जी, बल्कि हाँ, ये और ये जो ट्रांसलेशन को जो हम चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये सिंपली आप ये हटा दें तो ये आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अच्छा जी, हमें पता है कि एक टेबल आपके पेज नंबर पे गिवन है, पेज नंबर देखते हैं कौन सा है वो। पेज नंबर 163, ठीक है ना। पेज नंबर 163, जो डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ mr स्क्वायर की इक्वल है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, अब इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, हाफ mr स्क्वायर और फिर ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये जो है ना हमें पता है कि वी नो डेट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। वी नो डेट v इज इक्वल टू आर ओमेगा,
तो वी स्क्वायर किसके हो जाएगा, वी स्क्वायर और किसके हो जाएगा, वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के हो जाएगा। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिखते हैं इसकी वैल्यू। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो यही कोई है, ये 1 इंटू 1 एंड हाफ 1/4 हो जाएगा। और इस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर लिख देंगे, तो एम वी स्क्वायर, एम में एम वी स्क्वायर कॉमन है, एम वी स्क्वायर कॉमन है, तो इट इज एम वी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे हाफ रह जाएगा, यहाँ पे 1/4 रह जाएगा, एम कैंसिल, तो जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसका एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम इसका 4 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो इट इज जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर 3/4। ये 4 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh बाय 3। ये स्क्वायर जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3gh। So this is the velocity of the disk at the bottom। बस जस्ट आप ये हाइट यहाँ पे नोट, हाइट की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, you will get the velocity। अब similarly the velocity of the hoop, now consider hoop, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे जब ये हुप जो होगा, जब नीचे आएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वी गेट इट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो एम जी पोटेंशियल एम जी एच की इक्वल होती है, और यहाँ पे ये जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाता है। अच्छा जी, और जो रोटेशन है वो आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, इसको हमने बाकायदा प्रूफ किया था। अच्छा जी, पेज नंबर 163 पे अगेन आप देखें, जो हुप की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर की इक्वल है। सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, इसकी जगह हम एम आर स्क्वायर लिख देंगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखें जी, ये जो वी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इस यहाँ पे देखें तो वो तो वी स्क्वायर की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और हाफ मिलकर 1, तो एम जी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एम कैंसिल, तो जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या जब स्क्वायर हम रिमूव करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। तो देखिए जी, ये वेलोसिटी ऑफ द हुप होगी एट द बॉटम, जस्ट पुटिंग वैल्यू द हाइट, ठीक है ना, जी तो 9.8 है। अब अगर आप कंपेयर करें डिस्क और हुप की वेलोसिटीज,
तो आप देखेंगे कि डिस्क की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द हुप। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको मैं मिटाता हूँ और अब ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक इज रियल वेट एंड अपेरेंट वेट, जो आपका लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। Real weight and apparent weight. Real weight and apparent weight. रियल वेट और अपेरेंट वेट, फिर इसको डिफाइन करते हैं। रियल वेट क्या है? द फोर्स बाय विच अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज वेट और रियल वेट। ये तो वेट की डिफिनेशन है। अपेरेंट वेट, द फोर्स विच प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम द फॉलिंग, इट इज नोन एज अपेरेंट वेट। अब ये जो अपेरेंट वेट, इसको हम दूसरा भी तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो वेट जो किसी कंडीशन के साथ चेंज हो जाता है, तो वो वेट जो होगा दैट विल नोन एज अपेरेंट वेट। बल्कि जबकि जो रियल वेट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये आपका कांस्टेंट वेट है जो चेंज नहीं होता है, और ये आपका वो वेट जो चेंज होता है, ठीक है। अब किस तरह चेंज होगा उसको ज़रा डिस्कस कर रहे हैं। एलिवेटर आप ले लें। एलिवेटर क्या होता है? एक लिफ्ट, जो आपने अक्सर बड़े बड़े बिल्डिंग में देखा होगा कि जब आप बजाय सीढ़ियों आप उस लिफ्ट में या एलिवेटर में आप ऊपर चढ़ते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, उसको हम लेते हैं। अगर ये आप लिफ्ट ले लें या एलिवेटर ले लें, ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है, जो भी है उसमें ये 1 2 तरह सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक बैलेंस है, इसमें इस तरह रीडिंग होती हैं। यहाँ पे एक वेट हैंग्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई शख्स जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, मेरी ड्राइंग ख़राब है, बस मैं तो आदमी नहीं बना सकता हूँ, वो ये आपका एक शख्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो फोर्सेस हैं। एक उसका वेट हैंग्ड W, और एक उसमें टेंशन अपवर्ड। ये जो बैलेंस है आपको एक्चुअली ये टेंशन को आपको रीडिंग देता है। जब ये रेस्ट पे होती हैं, जब ये रेस्ट होता है, ये जो रेस्ट पोजीशन पे होती है, तो इसके दरमियान कोई ये दोनों इक्वल होते हैं, टेंशन एंड वेट इक्वल होते हैं। ये टेंशन उसका जो है आपका अपेरेंट वेट है, और ये W उसका रियल वेट है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड वेट जब वो रेस्ट पोजीशन पे होती है। याद रखें,
फिर ये आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। अब ये जो वेट को आप वहाँ पे ले जाएं, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट, ठीक है। तो देखिए जी, टेंशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वेट की वैल्यू की बराबर होगी, यानी आज की जो रीड आपको मिलेगी वो आपको वेट ही बताएगी। यहाँ पे अपेरेंट वेट या पोस्ट अपेरेंट वेट है, ये उसका रियल वेट वो सेम है। लेकिन जब वो अपवर्ड मूव करता है, मूव्स अपवर्ड, फिर क्या होगा? देखें जी, अगर आपके साथ दो फोर्सेस हैं, देखें दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन, तो बॉडी कहाँ जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, ठीक है। वो बॉडी इस पॉइंट, ये फोर्स ज़्यादा है, ये कम है, तो ये उसको पुश करेगी इस डायरेक्शन में विद ये जो बॉडी होगी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, और वो क्या होगी? 10 - 5, दैट इज 10 - 5, तो नेट वेट क्या होगा? नेट फोर्स वो 10 - 5 होगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये ऊपर जाएगी तो इसका मतलब कि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स इसलिए ऊपर जा रही है, तो वो एक नेट फोर्स ऊपर जाएगी। वो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? वो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे टी रह जाएगा, तो टी इज इक्वल टू एफ नेट प्लस डेल डब्ल्यू, ये उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये एफ नेट जो होता है वो एम ए के इक्वल होता है, एम ए प्लस वेट। इक्वेशन 1 से आप देखें ज़रा, इक्वेशन 1 यहाँ पे ये सॉरी ये आपका टेंशन है, ये आपका टेंशन है, ये आपका टेंशन है, ये इससे यहाँ पे टेंशन रह जाएगा एफ नेट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो देखें ये अपेरेंट वेट जो है ना, पहले इक्वल टू डब्ल्यू था, अब उसके साथ ये ऐड हो रहा है। जब ये ऐड हो रहा है इसका मतलब कि उसका वेट इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी एलिवेटर में ऊपर जाती है तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, वो वेट चेंज हुआ, दैट इज़ नोन एज अपेरेंट वेट। उसका अपेरेंट वेट, वो एक्चुअल वेट उसका कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका अपेरेंट वेट ज़्यादा हो जाता है। अब डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, अब जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है ना, उसको ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब क्या होगा, देखें जी, अगेन यहाँ पे दो फोर्स हैं, टेंशन एंड वेट। जब नीचे आती है इसका मतलब यह है कि दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस वन। अब ये बॉडी मूव करेगी विद द नेट फोर्स दैट इज वेट माइनस टेंशन। जो बॉडी, अब यहाँ पे जो बॉडी मूव करेगी वो क्या होगी? वेट माइनस टेंशन, बिकॉज यहाँ पे वेट ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको आप वहाँ पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको यहाँ पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू वेट माइनस एफ नेट। अब यहाँ पे ये देखें जी, टेंशन वेट इज इक्वल टू एफ जो होता है वो तो एम ए के इक्वल होता है, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए जी, पहले उसका जो एक्चुअल वेट था वो ये है, W है। अब यहाँ से ये फैक्टर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब वो डाउन उड़ाएगा उसका वेट डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब अगर इसको आप खुदा ना ख्वास्ता ये तार, ये रोप से जो बने हुए ये काट दें तो बिल्कुल फ्री मूव करेगा नीचे, तो फिर उसको एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी हो जाएगी। तो फिर जो इक्वेशन नंबर 2 होगा उसको हम किस तरह लिखेंगे? वेट तो mg के इक्वल होता है, और एक्सेलरेशन जब वो
जो वायर या थ्रेड जो यहाँ पे कट होगा तो फिर मेरे को फ्री डाउनवर्ड मूव करेगा इन टुवर्ड्स द अर्थ। तो फिर क्या हो जाएगा, जिसकी एक्सेलरेशन होगी वो जी हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखें जी यहाँ पे एम जी मैंने एम जी यहाँ पे उसका पेरेंट जीरो हो जाता है। दिस इज नोन एज वेटलेसनेस, यानी उसका वेटलेसनेस क्या चीज़ है, यानी उसका वेट तो होता है लेकिन जो अपेरेंट वेट है वो चेंज हो गया है, वो जीरो हो गया है। दिस इज नोन एज वेटलेसनेस। और यही है कि ये अपेरेंट वेट वो होता है जो किसी कंडीशन के साथ चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया है टेंशन, वो ये टेंशन आपको अपेरेंट वेट दे रहा है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द अपेरेंट वेट एंड द रियल वेट। रियल वेट जो कांस्टेंट होता है और अपेरेंट वेट वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। थैंक यू वेरी मच जी।